नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया एनालिसिस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। 2024 का विजन। जी हां, दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन का समापन हो गया है। 2 दिन तक चले इस अधिवेशन में लगभग ये भी तय हो गया कि बीजेपी किस रोड मैप पर आगे बढ़ेगी। पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को चुनावी मंत्र दिए तो कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष को घेरने की रणनीति बताई। साफ संदेश ये है कि भाजपा 2014 से अब तक आए बदलाव को गिनाकर वोट मांगेगी तो इसके पहले की बदहाली को भी जनता तक पहुंचाएगी। परिवारवाद, भ्रष्टाचार भी विपक्ष के खिलाफ सरकार का हथियार होगा। डबल इंजन की सरकार के फॉर्मूले पर भी बीजेपी आगे बढ़ेगी। हम बीजेपी के इसी विजन पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं पीएम मोदी समेत बीजेपी के दिग्गजों की अहम बातें। अगले 100 दिन नई ऊर्जा, नया उमंग, नया उत्साह, नया विश्वास, नए जोश के साथ काम करने का है। हर नए वोटर तक पहुंचना है, हर लाभार्थी तक पहुंचना है, हर वर्ग, हर समाज, हर पंथ, परंपरा, सब लोगों के पास पहुंचना है। हमें सबका विश्वास हासिल करना है। आज मैं समस्त देशवासियों की तरफ से संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 पूज्य विद्यासागर जी महाराज को श्रद्धापूर्वक, आदरपूर्वक नमन करते हुए श्रद्धांजलि देता हूं। इंडिया अलायंस वाले के जो नेता है कांग्रेस पार्टी, एक भारत जोड़ो यात्रा निकली। तोड़ना तो निवेदन तो आपके भारत तोड़ने के, भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले। कांग्रेस पार्टी आजादी के बाद जितने भी आंदोलन किए, सत्ता में वापिस आने के लिए की। भारतीय जनता पार्टी का 1950 से इतिहास है। हमने जब भी आंदोलन किए, देश के लिए किए, सिद्धांतों के लिए किए, जनता के लिए। एक और ये परिवारवादी पार्टियां हैं और दूसरी ओर एक गरीब मां का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री बना है। आप किसको पसंद करें? एक और 60 साल से भ्रष्टाचार की गंगा जिस पार्टी से बहती है वो कांग्रेस पार्टी है, और दूसरी ओर 23 साल से शासन में होने के बावजूद भी कपड़े पर एक भी दाग नहीं लगा, ऐसे नरेंद्र मोदी है। हमारे प्रधानमंत्री केवल कहते नहीं है कि सबका साथ, सबका विकास। हमने जो कहा है वो करके दिखाने का प्रयास किया है। न केवल धारा 370 हटाई है, बल्कि आज पर्यटन के क्षेत्र में कश्मीर और देश नहीं दुनिया में एक जो हमने कहा कि हमारा अपना एक तरह स्वर्ग का भूखंड है कश्मीर, उसको सबके सामने ला करके न केवल दिखाया बल्कि आतंकवाद सहित ऐसे कई विषयों को समाप्त करने का प्रयास किया। क्या भगवान राम के मामले को लेकर के आज इतनी बड़ी आबादी में, 142 करोड़ आबादी में एक पूरा बड़ा वर्ग जिन पे श्रद्धा करता है, जिनको आस्था से देखता है, भगवान राम का निमंत्रण जिसको मिला है, और ये दुर्भाग्यशाली अभागे लोग भगवान राम का निमंत्रण भी ठुकरा करके देश में राजनीति की विजय की कामना करते हैं। ये किस ढंग से राजनीति करना चाहते हैं? तो 2024 का विजन तैयार हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन से ये साफ संकेत दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो या मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हो, तमाम लोगों ने एक ही बात कही कि आने वाले 100 दिन कैसे होने वाले, आने वाला लोकसभा चुनाव किस रणनीति पर लड़ा जाएगा, कौन से मुद्दे खास होंगे, और इसी विजन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, आपका परिचय सबसे पहले करा देते हैं। बीजेपी से मीडिया पैनलिस्ट गुंजन चौकसी जी हमारे साथ जुड़ गई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस महासचिव पवन पटेल जी हमारे साथ जुड़ गए। आप दोनों का बहुत स्वागत है IND 24 में। गुंजन जी, विजन तैयार हो गया है, मोदी मैजिक पर ही आने वाला चुनाव होगा, जीत का मंत्र प्रधानमंत्री जेपी नड्डा, अमित शाह देते हुए नजर आए, तो पूरी तैयारी है आने वाले चुनाव के लिए कि डबल इंजन की सरकार की तमाम योजनाओं पर चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी का आधार है
वो आधार है सबका साथ और सबका विकास। इसे अनेकों बार हमने दोहराया है और उसका मतलब दोहराने का यही है क्योंकि हम यकीन रखते हैं कि कैसे सब साथ मिलकर सबका साथ का विकास कैसे होना चाहिए और ये कोई इकलौता व्यक्ति नहीं कर सकता है। इसमें सबका प्रयास भी जरूरी है और सबका विश्वास भी जरूरी है। तो ये जो मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, ये मूल मंत्र को किस तरह आकार और प्रकार देना है ये आप और हम और पूरी देश की जनता आज देख रही है। ये राष्ट्रीय अधिवेशन में जो आज आपने देखा ये दिखाता है कि कैसे सामूहिकता के साथ अगर कोई के विजन में और अगर किसी का एक दिशा निर्देश सिर्फ और सिर्फ या किसी का भाव सिर्फ और सिर्फ जनता की सेवा हो, जनता का विकास हो तो वो मुमकिन है। और ये मुमकिन कैसे हुआ है? अगर मोदी है तो मुमकिन है। ये जो नारा है ये दिखाता है कि कैसे 10 वर्षों में अगर भारत की सनातन, भारत की संस्कृति, भारत का गौरव अगर किसी ने दोबारा पुनर्स्थापित किया है तो वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आपने देखा G20 की जो समिट हुई थी उसमें पूरी देश, पूरी दुनिया से लोगों ने किस तरह सनातन का डंका बजा है। आपने देखा किस तरह ऋषि सुनक जी ने माथा टेका था। ये दर्शाता है कि अगर सनातन को दोबारा किसी ने गौरव दिलाया है, हिंदू संस्कृति को किसी ने गौरव दिलाया है तो वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिलाया है। राम राज्य की जो परिकल्पना हमने की थी अगर उसको आज साकार होता हम सब देख रहे हैं तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से देख रहे हैं। ये कांग्रेस वाले कभी नहीं समझ सकते क्योंकि जो एक राम मंदिर के शुरू से संघर्ष में हमेशा बहिष्कार करते आए हैं, जो राम को काल्पनिक बताते आए हैं, जो मंदिर का बहिष्कार करते आए हैं, जो मूर्ति पे सवाल उठाते आए हैं, इन्होंने सिर्फ सवाल उठाने का काम किया है। और आखिरी मौका प्रभु श्री राम ने इन्हें दिया था, इन्होंने उस निमंत्रण का भी बहिष्कार किया। तो आज जो दशा आपके और हमारे और जनता के सामने कांग्रेस की है वो इसी बहिष्कार का नतीजा है। आज हम सबने देखा कि अरब कंट्रीज तक कैसे राममय हो गई है। अरब कंट्री, अबू धाबी में जिस तरह हमने देखा कैसे सनातन और हिंदू संस्कृति के सामने सबने माथा टेका है। लेकिन ये देन है तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देन है। तो आने वाले चुनाव में भी ये लोकतंत्र का चुनाव है, ये जनता का चुनाव है जो जनता के हित में पवन जी से भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। पवन जी, वो भारतीय जनता पार्टी उसे वापस दे रही है। पवन जी, अरे बाप जी बोले अब। जी बोलिए। देखिए, हमारे अगर अगले अंतरराष्ट्रीय प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, इंटरनेशनली प्रधानमंत्री मोदी है तो मुमकिन है कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का झूठा वादा करे और बेरोजगार आत्महत्या करता रहे। मोदी है तो व्यापम जैसे घोटाले होना मुमकिन है। मोदी है तो हमारा अन्नदाता किसान, जिसको भगवान की संज्ञा दी जाती है, जब वो दिन रात काम करता तब जाके इस देश और प्रदेश की जनता का पेट भरता है। भारतीय जनता पार्टी के बतौलेबाजी से नहीं बढ़ता। 750 किसानों को मार डालना मुमकिन है। लोगों की आस्था का केंद्र महाकाल में भ्रष्टाचार करना मोदी जी है तो मुमकिन है। ये अनेकों तरह के मुमकिन है। मां शंकराचार्य जी का कोई रोल नहीं मंदिर में, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी पुजारी है, मोदी जी मत सब कुछ मोदी जी। शंकराचार्य जी का हक ले लेंगे मोदी जी। अभी गुंजन जी को थोड़ा धैर्यपूर्वक बोलिए कि मेरे साथ न बोला करें, या तो इनके साथ डिबेट में मुझे मत बुलाया करिए। ठीक है, एक एक करके दोनों की बात सुनेंगे। ठीक है पवन जी, थोड़ी सी शांति रखिए, कोई बात नहीं, ठीक है, अपनी बात पूरी कर लीजिए। ठीक है, तो गुंजन जी रुक जाइए। गुंजन जी 1 मिनट, आपकी बात सुनी ना, पवन जी की सुन लेते। ठीक है, रुक जाइए। ठीक है, हाँ पवन जी बात पूरी कर लीजिए अपनी। इनका फलसफा है सबका साथ, भाजपा का विकास। क्योंकि सबका साथ मिला, भाजपा के 500 करोड़ के कार्यालय बन गए, भाजपा के पदाधिकारी लुमकिंग हुए, और सबने जिन्होंने साथ दिया वो महंगाई से मर रहे हैं, बेरोजगारी से मर रहे हैं। अभी कितना बड़ा एग्जाम्पल है, गुंजन जी को रत्ती भर नहीं लग रहा कि हम क्या बोल रहे हैं। दिल्ली के सड़कों में फिर से हमारा अन्नदाता बैठा है, उसके साथ आतंकवादियों जैसा बर्ताव कर रहे हैं। पिछली बार ऐसे मोदी जी ने उनको आतंकवादी बोला, फिलिस्तीनी बोला, और जब उत्तर प्रदेश का चुनाव था तो भैया तीनों काले कानून वापस ले लिए। फिर से देखिएगा वही नतीजा होगा, फिर से हमारा किसान परेशान है। जब इनके वचन पत्र में, इनके घोषणा पत्र में, इनकी बतौलेबाजी में सब था तो उनको समर्थन मूल्य दे दें, क्यों बात नहीं करते हैं? तो ये भारतीय जनता पार्टी का फलसफा है। भारतीय जनता पार्टी ठीक है, लेकिन 2024 को लेकर कांग्रेस का क्या विजन है? जिस तरह आज हमने बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन का समापन था, 2 दिवसीय देखा, संगठन की मजबूती प्रदर्शित करते नजर आए और एक ही नारा दिया कि आएगा तो मोदी ही। और ये तमाम चीजें जो बातें कही गई, कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा, भ्रष्टाचार की जननी उसे करार दिया।
तो इसको लेकर क्या काउंटर है कांग्रेस के पास आने वाले चुनाव में? देखिए, काउंटर कांग्रेस के काम है। भ्रष्टाचार की जननी अगर कांग्रेस होती, देश आजाद नहीं हुआ होता। देश को आजाद कराया, एक एक करके इतनी संस्थाओं का निर्माण किया। जिस संस्था को आज मोदी जी बेचते जा रहे हैं ना, वो कांग्रेस के निर्माण की हुई संस्थाएं हैं, जो आज बोलने के लिए कुछ भी हो, बड़े बड़े बात, बड़े बड़े फलसफे, बड़े बड़े इवेंट बना करके किसी भी चीज को झुटलाने का प्रयास करते हैं। इन्होंने कह दिया कि 22 तारीख के पहले राम थे ही नहीं इस देश में। 22 तारीख को मोदी जी ने राम को लाया, ये बहुत बड़ी महानता काम। इसी तरह इन्होंने देश आजाद की जो लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, उन्होंने आजादी नहीं दिलाई, मोदी जी ने आजादी दिलाई। तो ये तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। इनके पास विज्ञापन, भयंकर बड़े बड़े विज्ञापन और बड़े बड़े इवेंट करने की क्षमता है। किसी को सच को झूठ, झूठ को सच कर शामिल कर सकते हैं। शंकराचार्य जी का कोई रोल ही नहीं वहां पे। रामचंद्र मोदी जी तो मुमकिन है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे इंटरनेशनली प्रधानमंत्री। मेरा तो सिर्फ इतना निवेदन है कि अब करें, जो बतौलेबाजी की थी उसको इंप्लीमेंट तो करें। इतनी अच्छी नीतियां हैं। 2014 से जो बड़े बड़े विज्ञापन आए, आप शुरू के 10 चीजों को निकाल लीजिए कि किस तरह से किसके क्षेत्र में बीजेपी ने 2014 के बाद काम किया है। आया क्या? 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, मिला क्या? तो ये किसानों की दुगनी करने की बात की थी, हुई क्या? एक भी कोई फलसफा पूरा नहीं। बस ये ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटका के हर नए चुनाव में नए फलसफे, नए पैकेज के साथ लाके रख देते हैं और उसी में आदमी खो जाता है। लेकिन अब मुझे पूरा विश्वास है कि तानाशाही के संविधान। लेकिन उससे पहले देवदत्त जी से भी एक कमेंट ले लेते हैं इस पर। इस तरह राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह जीत का मंत्र देते हुए संगठन की मजबूती पर बात करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कैसे देखते देवदत्त जी आप? देखिए, पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन था जिसमें हजारों उनके कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। तो लोकसभा के लिए, मोदी की हैट्रिक के लिए एक हौसला अफजाई जरूरी थी और वो पार्टी ने किया। हर पार्टी की अपनी रणनीति होती है कि कब क्या करना है। उस समय जो एक मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल भाजपा लड़ाई लड़ रही है कि 70% वोट और सभी, जैसे मध्य प्रदेश की बात करें तो सभी 29 सीटें जीतने की, कमलनाथ की चर्चा चल रही है। तो ये सब साइकोलॉजिकल है और इससे ध्रुवीकरण भी होता है। जो मतदाता न्यूट्रल रहता है, जो जनप्रतिनिधि न्यूट्रल रहते हैं, जो सत्ता के साथ भी रहना चाहते हैं कुछ सिद्धांतों में, ये सब जो राजनीति के उपक्रम है, एक तरह से ये जो हर दल अपनी अपनी रणनीति के अनुसार करता है। और भाजपा इस समय यही कर रही है कि खासकर उत्तर भारत में एक ऐसा माहौल बनाया जा सके, क्योंकि दक्षिण में उसकी अभी भी वो जड़ें नहीं पहुंची है, उतना प्रभाव नहीं बन पाया उत्तर भारत में। तो अधिकतम वोट शेयर यहाँ से, अधिकतम सीटें यहाँ से जीतने की, और जिस तरह से भारत मंडपम बनाया गया दिल्ली के प्रगति मैदान में, और जिस तरह से 2 दिन तक एक अच्छा एक आभा मंडल तैयार किया गया है पार्टी के, जो अभी वोट कुछ बड़ा होगा राम मंदिर मुद्दे को लेकर, उसको उस 3 राज्यों में जो जीत मिली उससे मनोवैज्ञानिक असर उसके कार्यकर्ता उत्साहित हुए होंगे। तो इन सबको समेटना, और 15-20 दिन में मुझे लगता है आचार संहिता भी लग जाएगी। लोकसभा चुनाव दहलीज पे हर दल अपनी अपनी रणनीति से करता है। कांग्रेस के उत्तर भारत में कौन है विपक्षी? काफी जगह तो क्षेत्रीय दल चुनौती दे रहे हैं भाजपा को, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, और भी कितने राज्य जहाँ क्षेत्रीय दल, दक्षिण के तो अधिकांश राज्य से। तो उत्तर भारत में जहाँ भाजपा अधिकतम परिणाम लाने की कोशिश में हुआ, तो कांग्रेस विपक्षी दल है, तो कांग्रेस पर ही निशाना साधा जाएगा, जिससे जब कांग्रेस कमजोर होगी तो भाजपा मजबूत होगी। तो यही सब या 2 दिन से यही हो रहा है। और देखो अब क्या होता है। कमलनाथ के बारे में चर्चाएं लगातार जारी है, और जिस तरह से एक दल विद्रोह कर सकते हैं, तो इससे और झटका लगेगा कांग्रेस को। एक झटका सिंधिया ने दिया, दूसरा कमलनाथ देने जा रहे हैं। ठीक है, ये जो होती है मनोवैज्ञानिक लड़ाई होती है, और एक अपनी कुछ वो नीतियां हैं जिनसे सहमत दुविधा में है, उनको सहमति में बदलना, उनकी स्वीकृति प्राप्त करना, ये सब है राजनीतिक दलों का। तो मुझे लगता है कि भाजपा इस गेम में बहुत आगे चल रही है। वो लगातार अपना जो है, किसी को जैसे दुविधा और द्वंद ना हो, जैसे अमित शाह जी ने कहा कि मोदी 30वीं बार प्रधानमंत्री बनेंगे, भारत की जनता ने तय कर दिया है। तो आप सोचे इसके मायने कि कितनी जनता ने तय किया होगा तुमने, लेकिन उन्होंने जो कहा वो चर्चा वही बनेगी जो गाँव में बैठा सोशल मीडिया पे जो मोबाइल पर देखता है, तो देश की जनता ही ने तय कर दिया, करने भी देना है। और अपने कार्यकर्ताओं को भी जो निष्क्रिय होंगे, जो समर्पित
नहीं होंगे, उनके लिए भी उन्होंने एक चार्ज कर दिया इस बहाने कि हम किन बातों के लिए फिर से मोदी को हैट्रिक बनवाना, कैसे भाजपा की कैसे सरकार बनवाना है, तो ये सब अभी बहुत अभी पानी बहेगा गंगा यमुना में, बहुत सारे मुद्दे आएंगे जाएंगे, लेकिन एक जो बढ़त बनाने की स्थिति है वो बढ़त बनाने की कोशिश भाजपा लगातार कर रही है। तो राहुल गांधी एक अपनी संघर्ष की इमेज बना रहे हैं, भारत न्याय यात्रा पे निकले हुए, तो वो अपने तरीके से कर रहे हैं, जिसके पास जो है उसी हिसाब से अपनी। ठीक है, तो जो आज जो मंत्र मिला है गुंजन जी, उससे 400 का जो ये आंकड़ा है वो पार कर लेंगे आप तमाम चुनौतियों को पार करते हुए? देखिए, वो जो विश्वास है भारतीय जनता पार्टी का, वो विश्वास सिर्फ ऐसे ही नहीं बना है, वो विश्वास बना है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार, अगर मैं मध्य प्रदेश में बात करूं या मैं केंद्र की बात करूं, तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां हैं, जो नेतृत्व है, जिसने समग्र विकास की बात की है, हर क्षेत्र के विकास की बात की है, हर व्यक्ति के विकास की बात की है। जैसे अभी हम देवदत्त जी को भी सुन रहे थे कि उन्होंने हर वर्ग की बात की है। अगर मैं विश्वकर्मा योजनाओं की बात कर दूं तो उन्होंने एक लोहार से लेकर हर एक वर्ग को चुना है, चाहे आप कारपेंटर की बात करें, चाहे आप सुनार की बात करें, आप किसी भी वर्ग की बात करें, आप युवा की बात करें, आप महिलाओं के सशक्तिकरण को अगर आप देखें, जिस तरह महिलाओं को सशक्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, युवाओं के कल्याण की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, किसानों के कल्याण की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, गरीबों के कल्याण की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपने देखा कितने करोड़ों हजारों करोड़ों लोगों के घर पक्के मकान बना के दिए हैं, गरीबी को गरीबी रेखा से उठाकर दिया है गरीबों को। आज देश को विकसित राष्ट्र 2047 में बनाने का जो संकल्प लिया है भारतीय जनता पार्टी ने, वो संकल्प पूरा होता देख रहे हैं। जो राम राज्य की परिकल्पना की थी, जो विकसित राज्य की संकल्पना की थी, उसका आकार और विकार होता अगर हम देख रहे हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में देख रहे हैं। और यही आधार है कि हमें पूरा भरोसा है कि जनता ने आशीर्वाद जिस तरह पहले दिया है, जनता फिर देगी। और जनता का ये जो यकीन है, जनता जानती है कि भारत की संस्कृति और भारत का गौरव अगर कोई वापस लाया है तो भारतीय जनता पार्टी पवन जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। जैसे देवदत्त दुबे जी ने भी कहा कि आप इन तमाम कार्यक्रमों को इवेंट बाजी कहते हैं या स्टंट कहते हैं, लेकिन वो सीधा साइकोलॉजी, आइडियोलॉजी को इफेक्ट करती है। नहीं, यही तो साइकोलॉजिकल या आइडियोलॉजी को कैसे इफेक्ट करती है, कैसे इनकी बहुमत आ जाती है, यही तो समझ से परे है ना। कि एक तरफ बोल रहे हम सबको संपन्न बना रहे हैं, दूसरी तरफ भुखमरी के पायदान में हम बढ़ते जा रहे हैं। एक तरफ आप बोल रहे हैं गरीबी रेखा के नीचे निकल इतने लोगों को ऊपर ला ली, फिर भी 80 करोड़ों को फ्री में राशन दे रहे हो। तो ये जो दो मुही बातें हैं, इस दो मुही बातों का अर्थ नहीं समझ में आ पाता। एक तरफ आपकी नीतियां इतनी अच्छी हैं, लेकिन फिर भी महंगाई कम नहीं हो रही। एक बार आप रोज नियुक्ति पत्र वितरण समारोह करते जा रहे हो, फिर भी बेरोजगारी कम नहीं रही हो रही। लाइट में आप सरप्लस हो, बिजली में सरप्लस हो, फिर भी लोगों के ऊपर बढ़ा हुआ बिल, पहले बिल के रेट क्या थे, आज रेट क्या है। पेट्रोल का रेट कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। पहले हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पूर्व शिवराज सिंह चौहान जी साइकिल लेकर के साइकिल चलाने का प्रयास करते थे, जब कांग्रेस के समय में 10 पैसे 20 पैसे पेट्रोल बढ़ता था। आज पेट्रोल का रेट क्या है, खाने का तेल का रेट क्या है। मैं तो एक आम इंसान हूं, मैं जानता हूं कि जब मैं सुबह उठता हूं और जो शाम को सोता हूं, उसके पहले मैं जो पेट्रोल डलवाऊंगा तो मुझे मोदी जी की याद आ जाए कि मोदी जी मुमकिन है। ठीक है, लेकिन हमने विधानसभा चुनाव में भी देखा कि यही सारे तमाम मुद्दे थे और मोदी मैजिक कहा गया, परिणाम हमारे सामने है। तो ये आपको नहीं लगता कि ये मुद्दे अब बचे नहीं है जनता के बीच, या अलग रणनीति पर कांग्रेस को काम करना पड़ेगा? क्योंकि वो प्रहार जो कर रहे इंडिया अलायंस पर कि एक मंच पर आपका संगठन साथ में नहीं आ पा रहा है। ये सारे मुद्दे बचे हुए हैं, ये सारे मुद्दे हैं, जनता कांग्रेस पार्टी के साथ में। इनका एक मुद्दे नहीं थे क्या आपके सामने? जो भारत की धरती को जो छीन के कांग्रेस वालों ने एकदम तितर बितर नष्ट किया था, उसको समेटने में आज 10 वर्ष के अंदर भारत को एक श्रेणी में लाके खड़ा किया। ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। कांग्रेस ने तो लूट मार का अड्डा बना के छोड़ा था, भारत को लूट के छोड़ा है। ठीक है पवन जी से सवाल तो मेरा पवन जी से प्रतिक्रिया लेते हैं। गुंजन जी 1 मिनट। 2014 से पहले ये मुद्दे नहीं थे क्या केंद्र में या मध्य प्रदेश में? 2003 से पहले ये मुद्दे नहीं थे? ठीक है गुंजन जी, ठीक, पवन जी से जवाब ले लेते। जी बताइए। यही बात कर रहे हैं, लगातार प्रहार किया जा रहा है, इंडिया अलायंस पर किया जा रहा है। आने वाला चुनाव जो है वो आपको नहीं लगता चुनौतीपूर्ण है? जो राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, वो चुनौती दे पाएगी बीजेपी को?
देखिए, बात चुनौती की नहीं होती। देखिए, एक सही रास्ता होता है, एक गलत रास्ता होता है। भाजपा का लक्ष्य क्लियर है कि उसको सत्ता में बने रहना है, चाहे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को ध्वस्त करना पड़े, चाहे तानाशाही के संविधान के हिसाब से चलना पड़े, चाहे 750 किसानों की आहुति देने पड़े, चाहे युवाओं को फांसी पर लटकाना पड़े, चाहे महाकाल जैसे भ्रष्टाचार करना पड़े। उसका स्टैंड क्लियर है कि उसको सत्ता में बने रहना है। अब एक नैतिक रास्ता होता है, एक अनैतिक रास्ता होता है। हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान में विश्वास करने वाली पार्टी है। इनमें दम है तो बिना खरीद फरोख्त के अपनी सरकार बना लेते। पिछली बार भी खरीद फरोख्त के सरकार बना ली। ईडी सीआईडी का डर दिखा के किस तरह का माहौल इस पूरे प्रदेश में बनाया हुआ है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के मैकेनिज्म की जीत है। और मैं आपके चैनल, हर चैनल में बोलता हूं कि एक आप डिबेट करिए, 100 लोगों को फोन लगाइए लाइव, 100 लोगों में से 60 से 70 लोग ना बोले कि इस बार कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए, तो मैं डिबेट करना छोड़ दूंगा। वोट प्रतिशत बढ़ाने की बात करें, इसको लेकर कांग्रेस की क्या तैयारी? कांग्रेस की तैयारी, कांग्रेस आम जनता, गरीब, मजदूर, किसान के हक अधिकार की लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक लड़ती रहेगी। भले ये हमारे सांसदों को सबको सदन से बाहर कर दें, जो इनको तानाशाही आती है हम आवाज उठाएंगे तो कर देंगे, मणिपुर की घटना के बारे में बात करेंगे तो उनको बाहर कर देंगे। ये करते रहें, हम अपना काम करते रहेंगे। एक न एक दिन अति का अंत होता है, ये निश्चित मान के चलिए। चले ठीक है, देवदत्त जी से भी कमेंट ले लेते हैं इस पर। दोनों प्रवक्ताओं की आपने बात सुनी, क्या कहना चाहेंगे? कितनी मजबूत कौन सा राजनीतिक दल जनता के बीच पहुंचता हुआ नजर आ रहा है आपको? देखिए, ये तो जनता का मूल्य जनता तय करती है। कोई ऐसा नहीं कि एक मुद्दे पर जनता कोई निर्णय लेती है। आप वो लगातार ऑब्जर्वेशन करती है और आपके एक एक उस पर नजर रहती है, कौन ध्यान दे रहा, कौन क्या कर रहा, किसका क्या नहीं था। और वो आखिरी में सब चुनाव प्रचार, प्रत्याशी, सभाएं सब देखते हुए लास्ट में जब मतदान केंद्र के अंदर वो जाता है तो अपना निर्णय सुना देता है। लेकिन राजनीतिक दल है, सबकी अपनी संभावना है, सबको अपना ये पर भरोसा है कि हमने ये किया। और जो भी दल सत्ता में आता है वो कुछ ना कुछ तो करता ही है। वादे इसलिए करके आते हैं। मैं समझता हूँ कि दोनों ही दलों को भारत का मतदाता देख चुका है, वो कंपैरेटिवली अध्ययन भी कर चुका होगा कि किस दल की सरकार में उसको कैसा अनुभव हुआ, किस मुद्दे को, किस बात को उसने पसंद किया। क्योंकि हर एक मतदाता किसकी क्या पसंद है, आप इसका बड़ा, हम लोग जब सर्वे करते हैं चुनाव पूर्व तो बड़ी बड़ी बातें ऐसी आती कि हम आप यहाँ बैठ के नहीं सोच सकते कि गांव का मतदाता क्या सोचता है, उसको कौन सी बात पसंद आ रही, किस बात से वो नाराज हो रहा है। और हर मतदाता की अलग अलग रुचि भी होती है और वो किस बात से नाराज हो रहा है। कई बार प्रत्याशी से नाराज हो रहा है, यहाँ तक कि जो वोट मांगने जा रहा है उस कार्यकर्ता की इमेज कैसी है मतदाता के बनी, राष्ट्रीय नेता उसका कैसा है, उसकी सरकारों का कार्यकाल कैसा, ये समग्र मूल्यांकन होता है। लेकिन सबके अपने अपने दावे होते हैं, इरादे होते हैं, लेकिन होता वही जनता जनार्दन चाहती है। और इसके लिए जरूरी है कि राजनीतिक दल अपनी साख बचाए रखे, क्योंकि साख नहीं तो फिर कुछ नहीं। आज इतनी पहले साख हुआ करती थी, एक विधानसभा के जब चुनाव हुए तमाम मुद्दे तो थे जनता से जुड़े हुए, लेकिन विधानसभा का चुनाव जब चल रहा था तो ये माना जा रहा था कि ये पूरा चुनाव मैनेजमेंट का चुनाव है और उसमें बीजेपी को तीनों राज्यों में जीत मिली, तो ये माना गया कि बीजेपी का मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहा। तो लोकसभा चुनाव में कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखिए, जो सत्ताधारी दल होता है उसके पास वाकई में संसाधन की कमी तो होती नहीं है। और थोड़ा सा एक जो रुझान होता है अधिकारी, कर्मचारी या जो लोग सत्ता के साथ रहना चाहते हैं वो प्लस मिलता है। लेकिन विपक्ष यदि सक्रिय है तो वो जिन बातों को उठाता है, क्योंकि सरकार सबको खुश नहीं कर सकती, तो उसके साथ आम जनता होगी। तो ये तो हर चुनाव में तो पे मुद्दों पे आप ये भी देख रहे होंगे कि अब तो कोई वो मुद्दे बचे नहीं, वैसे कल बदल कोई इशू नहीं बचा आप देश में। अब जिसको जहाँ जाना वहाँ जाए, इसके आधार पर जनता किसी प्रत्याशी को रिजेक्ट नहीं करती। तो चीजें भी बहुत सारी बदली है और अब आ गया मैनेजमेंट का। जैसे हर क्षेत्र में, जैसे राजनीति में रहा है, पहले तो लोग बहुत कम खर्चे में चुनाव लड़ते थे, आज तो ईमानदार आदमी चुनाव लड़ने की सोच नहीं सकता, इसलिए महंगे चुनाव हो गए। स्वाभाविक है कि सबकी अपनी तैयारी, जैसे परीक्षा की करता है, ऐसे राजनीतिक दल अपने चुनाव की करते हैं, सबकी संभावनाएं, सबको विश्वास।
को मिलती बिल्कुल, है। सबकी अपनी तैयारी है। तमाम राजनीतिक दल लोकसभा चुनाव के मैदान में उतर चुके हैं। हालांकि इन तैयारियों पर सफल होने की मुहर तो जनता ही लगाएगी अंत में। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो 2024 का विजन, बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली में चल रहा था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन हुआ, गृह मंत्री का हुआ, अध्यक्ष का हुआ। तमाम नेताओं ने जोश भरने का काम कार्यकर्ताओं में किया और ये कहा कि आने वाले जो 100 दिन है उसमें मेहनत करनी है और जो लक्ष्य तय किया है कि 400 पार इस बार और आएगा तो मोदी ही। ये तमाम चीजों को लेकर एक रणनीति बनाई गई। इसी के साथ विपक्ष को किस तरह घेरना है, भ्रष्टाचार, परिवारवाद के मुद्दों पर, ये भी तमाम रणनीति इसमें बनाई गई। हालांकि देखना होगा कि ये जो रणनीति है वो जमीनी स्तर पर कितनी सफल होती है। तो फिलहाल इंडिया एनालिसिस में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।